हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्म्स एक्ट 1959 की गैर लाइसेंसी हथियार रखने पर कानून और सज़ा की। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि अगर कोई व्यक्ति तलवार, छुरी, चाकू, भाला, ठीक है, इस टाइप का कोई भी शार्प वेपन रखता है तो वो कहीं ना कहीं अपराध कर रहा है, कहीं ना कहीं वो क्राइम कर रहा है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा क्योंकि गैर लाइसेंसी हथियार रखना कानूनन अपराध है। और अगर कोई बंदूक, राइफ़ल या फिर कोई पिस्तौल, कट्टा, ऐसा कोई वेपन जिसका लाइसेंस ना हो या फिर जिसको सरकार ने बैन कर रखा हो, ऐसे कोई भी वेपन्स, ऐसे कोई भी हथियार लिए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है या फिर ऐसा कोई भी हथियार बिना लाइसेंस के बनाता है तो उस मामले में वो कहीं ना कहीं अपराध कर रहा है। और ऐसे मामले में उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ कोर्ट में किस तरह से कार्रवाई होती है, कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, कोर्ट में कैसे ट्रायल शुरू होता है, क्या जजमेंट होता है, वो सारा कुछ प्रोसीजर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर पुलिस ने ऐसा कोई झूठा केस किसी पर लगाया है तो ऐसे मामले में वो व्यक्ति जिस पर झूठा केस लगा है वो अपने आप को कैसे खुद को निर्दोष साबित कर सकता है और कैसे इस तरह के झूठे केस से खुद को बचा सकता है, वो सारा कुछ प्रोसेस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड की हुई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्म्स एक्ट की धारा 4 अगर कोई व्यक्ति छुरी, चाकू, तलवार, भाला, इस टाइप का कोई भी शार्प वेपन रखता है तो ऐसे मामले में उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ पुलिस 4/25 के तहत FIR दर्ज करेगी और सेक्शन 20 के तहत उस एक्यूज्ड पर्सन को बिना वारंट के गिरफ्तार करके एक प्रोसीजर के थ्रू जेल भेजेगी। ये चीज़ क्लियर। दूसरा, अगर कोई गैर लाइसेंसी हथियार रखता है जैसे कि रिवॉल्वर हुआ, बंदूक हुई, राइफ़ल हुई, ठीक है, कोई भी प्रतिबंधित हथियार जैसे कि कट्टा वगैरह है, प्रतिबंध लगा हुआ है, गैर लाइसेंसी हथियार है, तो ऐसा कोई अगर हथियार रखता है बिना लाइसेंस के या फिर बनाता है या फिर बेचता हुआ पाया जाता है तो ऐसे मामले में उस एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ सेक्शन 3/25 के तहत उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ FIR दर्ज होगी और सेक्शन 20 के तहत उस एक्यूज पर्सन को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करके एक प्रोसीजर के थ्रू जेल भेजेगी। इस चीज़ को आपने समझ लिया, दोनों ही कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सेक्शन 4 है, जो छुरी चाकू वाली जो मैंने आपको बात बताई, इसमें सिखों को अलाउड है। सिख छुरी, तलवार वगैरह रख सकते हैं अपने पास, धर्म के अकॉर्डिंग उन्हें छूट दी हुई है। हर घर में सब्जियां बनती हैं तो सब्जी काटने के लिए छुरी चाकू होते हैं, तो उन लोगों को छूट मिली हुई है। अगर आप फल वगैरह बेचते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं तो आप उस समय छुरी चाकू रख सकते हैं। यहाँ पर इंटेंशन क्लियर हो रहा है कि आप फल काटने के लिए छुरी, काटने के लिए, पपीता छीलने के लिए छुरी आप रख सकते हैं, तो ये अलाउड है। यहाँ पर इंटेंशन क्लियर है, जो सेक्शन 22 में एक्सप्लेन कर दिया गया। नेगेटिव इंटेंशन के साथ अगर आप ऐसी चीज़ कोई रखते हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर आपका इंटेंशन क्लियर हो रहा है कि आप छुरी घर में रख रहे हो, काट पीट के लिए, सब्जी काटना, टमाटर काटना, उसके लिए आप रखते हैं। घर के ज़रूरी जो काम होते हैं उनको आप करने के लिए आप रखते हैं। आप मार्केट में केला बेच रहे हैं, पपीता बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप छुरी वगैरह रख सकते हैं, उनको छूट होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका कोई नेगेटिव इंटेंशन है तो ऐसे मामले में या फिर कोई इंटेंशन क्लियर ही नहीं है, आप पे छुरी पाई गई, आप बता ही नहीं पा रहे कि आप ये छुरी क्यों रखते हैं, ये तलवार आपने क्यों रखी, ठीक है, तो ऐसे मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है सेक्शन 20 के तहत। या फिर आपका कोई नेगेटिव इंटेंशन है, आप किसी क्राइम को अंजाम देना चाहते हैं, लूट करना चाहते हैं, लोगों को डरा धमका करके उनसे माल छीनना चाहते हैं, ठीक है, लूटपाट टाइप की जो घटनाएं होती हैं, या फिर समाज में शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक इंटेंशन क्लियर हो रहा है कि आपका अगर नेगेटिव इंटेंशन है तो उस मामले में पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। चाहे कोई FIR 4/25 के तहत दर्ज हुई हो या फिर 3/25 के तहत कोई भी FIR दर्ज हुई, दोनों ही मामलों में लोअर कोर्ट या फिर जिला जज के यहाँ से एक्यूज पर्सन को बेल मिल जाती है। क्योंकि ये मामले कॉग्निजेबल तो हैं, संगीन तो हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा
संगीन अपराध नहीं माना गया है। यही कारण है कि एक्यूज्ड पर्सन को 1 या 2 दिन के बाद एक्यूज्ड पर्सन की ज़मानत हो जाती है, एक्यूज्ड पर्सन को बेल मिल जाती है। बात करते हैं कि अगर एक्यूज्ड पर्सन बेकसूर हो तो उस मामले में क्या होगा, या फिर अगर कोई ज़मानत खारिज होती है तो किन आधारों पे होगी। तो इसमें मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है क्रिमिनल हिस्ट्री। एक्यूज्ड पर्सन की किस तरह की क्रिमिनल हिस्ट्री है, ठीक है, वो मैटर करता है। उस आधार पर 3/25 की बेल खारिज हो सकती है लोअर कोर्ट से, ठीक है, या फिर 4/25 की है तो वो भी बेल खारिज कर सकता है लोअर कोर्ट से, ठीक है। तो आप जिला जज के यहाँ से डाल दीजिए, वहाँ से आप बेल आउट अपनी बेल करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा केस लगा है और उससे रिलेटेड अगर कोई कनेक्टेड फाइल है तो पहले ज़मानत उसमें करानी चाहिए। अगर उसमें ज़मानत हो जाती है तो इसमें भी हो जाएगी, अगर उसमें नहीं हुई है तो ये भी रह जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। पहले लोग इसमें डाल देते हैं, लेकिन डालनी चाहिए जो भी कनेक्टेड केस है, जो मेन केस है उसमें बेल डालनी चाहिए। अगर उसमें ज़मानत मिल जाती है तो इसमें भी मिल जाएगी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है क्रिमिनल हिस्ट्री। क्रिमिनल हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर 302, 307, 308 इस टाइप के बहुत सारे केस चल रहे हैं, लगता है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो ऐसे मामले में कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट ये सोचता है कि शायद इसको छोड़ के मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, तो मे बी वो खारिज कर सकता है। तो ऐसे मामले में आप जिला जज के यहाँ डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि एक हिस्ट्री भी आपकी बेल खारिज करा सकती है। इस चीज़ को समझ लिया। तो ये कुछ आधार हैं जिनके आधार पर एक्यूज पर्सन की बेल खारिज हो सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं, चाहे 3/25 हो चाहे 4/25 हो, दोनों ही मामलों में 99.99% एक्यूज पर्सन की ज़मानत दोनों ही मामलों में जिला लेवल पे हो सकती है। आई मीन चाहे लोअर कोर्ट से करा ले चाहे जिला जज। लोअर कोर्ट से खारिज हो रही है तो जिला जज के यहाँ से अप्लाई कर दे, वहाँ से ज़मानत हो जाएगी। 0.01% ही चांस होते हैं कि उसे हाई कोर्ट जाना पड़े। तो इसलिए ऐसे मामलों में ज़्यादा घबराने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुलिस किसी को झूठे केस में फंसाती है तो कोई व्यक्ति खुद को कैसे निर्दोष साबित कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर एक्यूज पर्सन की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, अगर वो बेकसूर है, कोई उसने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है, कोई उसकी फितरत नहीं है ऐसी, तो उसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। एक्यूज पर्सन खुद को बचा सकता है, बेल भी उसे आसानी से मिल जाएगी, और ये एक प्लस पॉइंट होता है किसी को निर्दोष साबित करने के लिए। तो क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ये भी प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर घटना झूठी हो, पुलिस ने अगर झूठा किसी को फंसाया तो घटना का कोई भी आई विटनेस नहीं होगा, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। पुलिस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है उस पर आप ध्यान मत दीजिए। पुलिस की बातों को कोर्ट में नहीं माना जाता है। पुलिस कहे कि हमने रंगे हाथों पकड़ा, ये कर रहे थे, इनसे ये बरामद हुआ, कुछ नहीं। जब तक कि घटना का कोई आई विटनेस नहीं है तब तक घटना नहीं मानी जाएगी, तब तक एक्यूज पर्सन पर आरोप साबित करना इतना इजी नहीं होता है। आई विटनेस का मतलब होता है कि पब्लिक का कोई भी गवाह। पुलिस गवाह बन रही है, इग्नोर कर दीजिए, पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो अगर घटना झूठी है तो उसका कोई आई विटनेस नहीं होगा, और क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो उस पर आरोप साबित करना इतना इजी नहीं होगा। आई विटनेस होना ज़रूरी है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और आप अपनी बेकसूरी का दावा कर ही रहे हैं, तो ये आधार हो सकते हैं, आपको खुद को बचा सकते हैं किसी भी झूठे केस में। बात करते हैं बेल खारिज होने की, तो बेल खारिज होती है जनरली अगर कोई कनेक्टेड केस है तो उसमें आपको बेल करानी चाहिए, उसके बाद इसमें करानी चाहिए, उसमें मिल जाएगी तो इसमें भी मिल जाएगी। दूसरी बात, क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर 99.99% बेल हो जाती है। अगर खारिज होती भी है तो क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पे होती है, तो उस मामले में आप जिला जज के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी खारिज हो जाती है तो हाई कोर्ट, वैसे 99.99% आपको लोअर कोर्ट से या जिला जज के यहाँ से बेल आपको मिल सकती है। केस का प्रोसीजर क्या है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट में चार्जशीट लगती है। चार्जशीट के बाद चार्ज बनता है। चार्ज बनने के बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज आती है जहाँ पर गवाही वगैरह होती है। उसके बाद 313 का बयान होता है एक्यूज पर्सन का कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हैं। तो अगर एक्यूज अपना जो भी जुर्म है वो इक्वाल करते हैं, जुर्म एक्सेप्ट करते हैं, तो उस मामले में फाइल जजमेंट में चली जाती है, या फिर अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फाइल आर्गूमेंट में चली जाती है। उसके बाद फाइल फाइनल आर्गूमेंट में चली जाती है, उसके बाद जजमेंट में। अगर एक्यूज पर्सन खुद की बेकसूरी का, खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कोर्ट में अपने एविडेंस प्रस्तुत करना चाहता है
तो यहाँ पर फाइल डिफेंस एविडेंस में चली जाएगी, डिफेंस एविडेंस मोड पर चली जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्यूज पर्सन अपनी बेगुनाही के लिए कोर्ट में एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है। एग्जामिनेशन इन चीफ उसका हो जाएगा, वो अपनी तरफ से कोर्ट में गवाहों को प्रस्तुत करता है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, उसके बाद आर्गूमेंट होता है, उसके बाद जजमेंट होता है। तो ये एक प्रोसीजर है जिस तरह से फाइल कोर्ट में आगे बढ़ती है। बात करते हैं कि ऐसे मामले में क्या सज़ा हो सकती है। तो अगर 4/25 के तहत कोई भी FIR दर्ज हुई है और किसी पर 4/25 के तहत आरोप साबित होता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, 3 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है। दूसरी बात, अगर किसी पे कट्टा, पिस्तौल, बंदूक, इस टाइप का कोई भी हथियार है, कोई भी गैर लाइसेंसी इस टाइप का कोई भी हथियार है, बंदूक हो, कट्टा हो, राइफल हो, ठीक है, तो ऐसे मामले में एक्यूज पर्सन को 3 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। कम से कम 3 वर्ष जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये पूरी कंडीशन है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का वेपन्स था, क्या उसका इंटेंशन था, ठीक है। तो ये केस की गंभीरता पर भी डिपेंड करता है कि उसको सज़ा क्या मिलेगी। सो गाइस, ये भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके कन्विंसिंग भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बिल किस तरह से आप लिखेंगे अगर आप बिल डालना चाहते हैं तो इसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं इस टाइप के फॉर्मेट अपलोड करता रहता हूँ। सो गाइज, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।